अब आर्टिकल 16 देखो किसके बारे में बात कर, हमने आर्टिकल 14 कर लिया, हमने आर्टिकल 16 कर लिया, दोनों ही इक्वालिटी की बात। क्या आर्टिकल 16 भी इक्वालिटी की ही बात कर रहे हैं? आर्टिकल 16 भी इक्वालिटी की ही बात कर रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आर्टिकल 16 भी इक्वालिटी की ही बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या कह रहा है इसका पहला जो आर्टिकल है वो क्या कह रहा है? दैट स्टेट शैल नॉट shall make provision for the employment and appointment, है ना? There shall be equality of opportunity to all citizens in matter relating to employment or appointment to any office under state। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है, सबसे पहली चीज तो ये कि ये टू ऑल इट्स सिटीजन की बात कर रहे हैं, है ना? तो व्हाई इट इज ओनली सिटीजन एंड नॉट एनी अदर पर्सन? यहाँ पे सिटीजन को ही क्यों ये अपॉर्चुनिटी की बात दी गई है? ऑब्वियसली किसी भी कंट्री के लिए पहले वो अपने सिटीजन्स को ही एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट देगा इंस्टेड की बाहर वालों को दे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट पर्पस हमारी कंट्री को ऊपर लेके जाना है, हमारे देश के लोगों को ऊपर लेके जाना है। इट इज ऑब्वियसली गारंटीड टू ओनली द सिटीजन एंड नॉट द नॉन सिटीजन। फिर देखो यहाँ पे बात आती है टू ऑल इट सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंट। यहाँ पे इसका क्या मतलब है एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट? क्या यहाँ पे इज इट मीनिंग कि जब आप, जैसे मान लो आरजेएस का नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, फिर आपसे बोला जाता है फॉर्म फिल करो, फिर उसके एडमिट कार्ड्स आते हैं, फिर उसका एग्जाम कंडक्ट होता है, राइट? फिर आप लेट सपोज पूरा प्री मेंस इंटरव्यू सब हुआ आपका, फिर आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आप सिलेक्ट हो जाते हो, फिर आपको नौकरी मिल रही है जुडिशरी में, आप क्या बन गए? जुडिशरी के एम्प्लॉय बन गए, आपको अपॉइंटमेंट लेटर आता है, ठीक है, आपने फाइनली इसको ज्वाइन किया। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल इट्स सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट, ये यहाँ ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग के बाद जो भी होगा थ्रू आउट योर जॉब, क्या ये यहाँ पर सिर्फ इसी की बात कर रहा है? क्या ये सारे स्टेप्स इस टर्म के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे? नाउ लेट सपोज कि उसके बाद क्या हो रहा है, लेट सपोज आपने रिजाइन किया, आप क्यों करोगे, किसी एक्स को ही ले लेते, रिजाइन दिया या उसको टर्मिनेट किया या उसका टेन्योर कंप्लीट हुआ, रिटायर हुआ, रिटायर हुआ, इसके बाद पेंशन मिलेगी, ग्रेचुटी मिलेगी, क्या ये सारी चीजें भी यहाँ पर इंक्लूड होंगी? या फिर सिर्फ और सिर्फ एक जितन जो आपने ज्वाइन किया और आपने जब तक वो जॉब किया, जॉब में प्रमोशंस भी आते हैं, ऑल्दो प्रमोशन 6 क्लॉज 4 बात कर रहे हैं, अभी हम क्लॉज 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो नीचे मत जाओ, अभी हम क्लॉज 1 पे ही स्टिक करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट, डज दिस इंक्लूड ओनली द, जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जब आप उस एम्प्लॉयमेंट में हो तभी को इंक्लूड कर रहा है, या फिर ऊपर नीचे की भी बातें हो रही हैं, पोस्ट और प्री की भी बातें हो रही हैं? क्या लगता है आपको? मैम पूरे में इंक्लूड हो रहा है आई थिंक। पूरे में इंक्लूड हो रहा है, ऑफ कोर्स पूरे में हो रहा है। नाउ लेट सपोज कि एडवर्टीजमेंट निकाला, किसका? आरजेएस का एडवर्टीजमेंट निकाला, लेकिन एडवर्टीजमेंट सिर्फ किन ही लोगों के लिए निकाला या किसी ऐसे एरिया में निकाला कि बाकी के लोगों को पता ही ना चले, तो क्या उनके साथ अपॉर्चुनिटी उनकी कम नहीं करी गई? उनके साथ इक्वालिटी इनइक्वालिटी नहीं करी गई? की गई। फॉर्म फिलिंग किन्हीं को अलाउ किया, किन्हीं को नहीं अलाउ किया, एडमिट कार्ड गलत गलत कर दिया, ठीक है,
एग्जाम में चीटिंग हुआ, पेपर लीक हुआ, ये सब भी तो इनइक्वालिटी में ही आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, एवरीथिंग। तो मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट doesn't mean only the initial stage of appointment. It is not about only initial stage of appointment, but the pre-appointment, process of employment and post-employment. अभी अगर मान लो कि किसी से डंके की चोट पर रिजाइन ले लिया, रिजाइन करो नहीं तो परिवार को उड़ा देंगे, दिस इज इनइक्वालिटी। किसी को बिना नोटिस दिए टर्मिनेट कर दिया, दिस इज इनइक्वालिटी। किसी को रिटायरमेंट में लेट सपोज कुछ बायसनेस दिखाया गया, ठीक है, जबरदस्ती उसका वो होता है ना, पहले आप रिटायरमेंट ले लो, जबरदस्ती उससे ले लिया, तो वो सब भी तो इनइक्वालिटी में ही आएगा ना। एवरीवेयर आर्टिकल 16 क्लॉज 1 विल हिट, it will be said that it is a violation of article 16. So सबसे पहली चीज क्या समझनी है हमको, मैटर रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट मीन्स not only in initial appointment but pre post appointment and during the employment. अब आप ये देखो आर्टिकल, यहाँ पे देखो कनेक्शन बैठाना जरूरी है, आर्टिकल 14, 15, 16 में। पहले 16 और 14 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 भी किसकी बात कर रहा है, इक्वालिटी की। इट इज टॉकिंग अबाउट जनरल इक्वालिटी, मतलब एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट। तो दिस इज जनरल इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल 16 क्या कर रहा है, अपना स्कोप नैरो कर रहा है और स्पेसिफिक कर रहा है। स्पेसिफिक इक्वालिटी की बात कर रही है, स्पेसिफिक इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्पेसिफिक इक्वालिटी की बात करता है। तो यहाँ पर अब आप मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि जब हम जनरल इक्वालिटी की बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि भाई सब लोग लॉ के लिए इक्वल हैं, सब लॉ के अंदर आते हैं, पहली चीज हमने पढ़ी थी। दूसरी चीजें पढ़ी थी कि हमने अनइक्वल्स के लिए भाई अनइक्वल लॉ बन सकते, तो इसके बेसिस पर हम क्या कर रहे थे, क्लासेस बना रहे थे, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में क्लासिफिकेशन हो रहा है, जैसे बात हो रही है ना कि मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है, यानी ये सारे लोग आ गए, दीज ऑल पीपल आर हियर। नाउ लेट्स सपोज एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर मान लीजिए कि कोई क्लास बन रहा है, फॉर एन एग्जांपल फिजिकली चैलेंज जो होते हैं, पीडब्ल्यूडी कहते हैं ना इनको, पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस, पीडब्ल्यू, दिस इज अ क्लास। लेट्स सपोज कि इनको कुछ बेनिफिट दिया, इनको एज रिलैक्सेशन दिया, इनको फी रिलैक्सेशन दिया, इनके लिए लेट्स सपोज अटेम्प्ट्स ज्यादा दे दिए, इनके लिए कुछ सीट रिजर्वेशन दिया, तो क्या गलत किया? नो, since we are talking about equality and equality means substantive equality, which you now able to understand what is substantive equality means. To do the substantive equality we can do classification the way we were doing in article 14, and we can give special benefit to these groups, classes of people, ठीक है। तो जैसे कि हम, क्योंकि हम आर्टिकल 16 में भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम आर्टिकल 14 में भी कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं दैट आर्टिकल 16 इज फेसेट ऑफ आर्टिकल 14, या फिर आर्टिकल 16 इज belongs to same constitutional code of article
14। आप मुझे बताओ आर्टिकल 14 ब्रॉड है या आर्टिकल 16 ब्रॉड है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, क्योंकि यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑन एनी ग्राउंड हो रहा है, ऑन एनी फॉर एनी पर्पस हो, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकली फॉर एम्प्लॉयमेंट। फाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने एक केस किया था, इफ यू रिमेम्बर, जम्मू कश्मीर वर्सेस त्रिलोकीनाथ कोसा। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस त्रिलोकीनाथ कोसा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं, जहां पर मैंने आपको बताया था कि प्रमोशन के लिए नोटिफिकेशन निकला था, और अप्लाई सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कौन कर सकते थे? जो बीटेक होल्डर थे, डिप्लोमा वाले नहीं कर सकते थे। सिंस ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड है ना, तो ये आर्टिकल 16 में अपन ले सकते हैं इसको। यहाँ पर क्या हुआ था? ये क्लासिफिकेशन सही था या गलत था? सही था, गलत था। क्योंकि यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा यानी कि तो डिफरेंट हम्म, डिग्रीज की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स हमें एफिशिएंसी को भी मेंटेन करना होगा फॉर द पोस्ट ऑफ प्रमोशन। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया बीटेक और डिप्लोमा का, ये क्लासिफिकेशन करेक्ट क्लासिफिकेशन, ये वैलिड है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन नहीं है। फिर देखो एक और देख लेते हैं अपन, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी। अब इस केस में क्या हुआ ना, आप मुझे बताना। जो वेज अर्नर्स थे, उन्होंने क्लेम ये किया, उन्होंने कहा कि भाई आप हमको एट पार हमें ट्रीट करो, ट्रीट टू द रेगुलर एम्प्लॉय। जैसे आप जो बेनिफिट आप रेगुलर एम्प्लॉय को देते हो ना, वही बेनिफिट आप हमको भी दो। हम भी आपकी कंपनी में काम करते हैं, वो भी आपकी कंपनी में काम करते हैं, काम वो भी करते हैं, काम हम भी करते हैं। तो आप हमें वेज, और हमें आप वेजेस क्यों दे रहे हो, उन्हें आप सैलरी क्यों दे रहे हो? या सैलरी के साथ और भी सारे बेनिफिट्स कनेक्टेड होते हैं, तो आप वो बेनिफिट्स हमको भी दो। अब आप मुझे यहाँ पे दो दो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रखा है, एक तो वेज अर्नर्स और एक रेगुलर एम्प्लॉय। आप मुझे बताओ कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, क्या ये क्लासिफिकेशन वैलिड है या इनवैलिड है? किस बेसिस पर आप कह रहे हो वैलिड है? मैम रेगुलर अर्नर कैसे बोल, सही तो है, कैसे बोलूं उसको कि कैसे बेनिफिट्स उनको मिलने ही बोल- चाहिए। देखो क्लासिफिकेशन बिल्कुल परफेक्ट है यार। आप वेज अर्नर्स को रेगुलर एम्प्लॉय से एट पार नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉय जो होते हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होता है वो डिफरेंट होता है। आज आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होते हो, तो वहां पे इंटरव्यू दोगे या वहां पे एग्जाम दोगे, वहां उसको क्वालिफाई करोगे, आपकी डिग्रीज देखी जाएंगी और उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाए। क्या वेज अर्नर को ऐसे पॉइंट किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता। उसमें कंसर्न ही नहीं होता तुमने कहाँ तक पढ़ाई करी है, क्या पढ़ाई करी है, तुम आ रहे हो, डेली का दिहाड़ी का काम कर रहे हो, करके जा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो अलग प्रोसीजर से हो रहा है, पर्पस जो है अपॉइंटमेंट का वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप एक दो ग्रुप बनाते हो, यू बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस, तो दैट्स व्हाई इस तरीके का डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, और इट इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। तो आप देख रहे हो किस तरीके से क्लासिफिकेशन हो रहा है आर्टिकल 16 में भी। फिर देखो एक है चंपक लाल
चिमनलाल शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर क्या बोला, यहाँ पे उन्होंने बोला जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय होते हैं, या फिर अगर मान लो कि कोई टीचर है, गेस्ट लेक्चर के लिए अपॉइंटेड है, गेस्ट लेक्चर के लिए जो टीचर होते हैं, इन्होंने बोला कि आप हमें रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो, क्योंकि भाई हमारे पास भी डिग्री है, उनके पास भी डिग्री है, हम भी वही काम कर रहे हैं जो वो काम कर रहे हैं। अगर आज एक टीचर नहीं आता है क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन का, तो गेस्ट टीचर लेक्चर के लिए टीचर आएगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ाएगा, वो वही पढ़ाएगा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक रेगुलर टीचर जो है अपॉइंटेड है वो पढ़ाएगा। तो आपने हमको अलग क्यों ट्रीट किया है? हमें भी वही बेनिफिट्स दो जो आपने रेगुलर एम्प्लॉय को दिए हुए हैं अपने। अब आपका क्या कहना है? मैम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वाले एम्प्लॉयज को तो दे सकते हैं आई थिंक। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय या फिर गेस्ट लेक्चर के लिए अगर अपन टीचर दिया है, तो हमने क्यों इसको अपॉइंट किया? व्हाई वी हैव अपॉइंटेड देम? टू मीट द कंटिजेंसी। रेगुलर। नहीं नहीं, टू हम्म। मीट द कंटिजेंसी। जब हम्म। रेगुलर टीचर अवेलेबल नहीं है तो गेस्ट लेक्चर के लिए टीचर आता है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कि किसी गवर्नमेंट स्कूल में किसी टीचर की वैकेंसी अभी खाली पड़ी है, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, अपॉइंटमेंट होने में टाइम लगेगा, नोटिफिकेशन निकलेगा, ठीक है, पेपर होगा, फिर उसका सिलेक्शन होगा, फिर वो अपॉइंट करेगा। दिस मे टेक 4 मंथ्स। क्या तो क्या 4 मंथ्स तक स्कूल में क्लासेस नहीं लगेंगी? लगेंगी ना। तो आपने क्या किया, गेस्ट लेक्चर को बुलाया। तो यहाँ पे जो पर्पस है ना, द पर्पस इज बिल्कुल ही डिफरेंट। अपॉइंटमेंट सेम नहीं होता। ये गेस्ट लेक्चर के लिए जो आ रहा है, ये एग्जाम नहीं दे रहा है, ठीक है ना, ये एग्जाम नहीं दे रहा है, ये वो सेम एग्जाम नहीं दे रहा है, ये वो सेम इंटरव्यू नहीं दे रहा है जो एक रेगुलर एम्प्लॉय देगा। तो पर्पस डिफरेंट है, अगेन द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर आप एक डिफरेंट ग्रुप बनाते हो, क्लास बनाते हो, तो आपको हम सिमिलर ट्रीट कैसे करें? तो दिस विल नॉट अमाउंटिंग कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है। सिंस यू बिलोंग टू द डिफरेंट क्लास, यू विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली, ठीक है। तो समझ में आया किस तरीके से आर्टिकल 16 में भी क्लासिफिकेशन हो रहा है सिमिलरली इन आर्टिकल 40, ठीक है। चलो अब एक बात मुझे बताओ कि एक नोटिफिकेशन निकला, उसमें वुमेन को, वुमेन्स के लिए कोई, हाँ, और इसमें भी दे दो, हाँ, और वो भी बंद कर दो। लेट सपोज वुमेन के लिए स्पेशल बेनिफिट दिया, लेट सपोज वुमेन्स के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन दे दी, या वुमेन्स को कोई रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है। अब यहां पर इस चीज को क्या किया गया, चैलेंज किया गया। चैलेंज इसलिए किया गया कि भाई आर्टिकल 16 में विमेन्स के लिए तो स्पेशल प्रोविजन की बात हो नहीं रही है। अगर हम नीचे भी जाएंगे, आर्टिकल नए आगे की क्लॉजेस में भी जाएंगे, तो वहां पे वो SC ST की बात हो रही है, बैकवर्ड क्लास की बात हो रही है, विमेन्स की नहीं हो रही है। आर्टिकल 15 यहाँ पे कहता है कि जेंडर के लिए आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जरूर कह रहा है कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। आप मुझे बताओ कि ये जो चैलेंज किया है ये वैलिड होगा नहीं होगा? वैलिड होगा तो आप किस तरीके से इसको वैलिड बताओगे? कौन से आर्टिकल में वैलिड बताओगे?
वैलिड ये ना कि भाई जो डिस्क्रिमिनेशन किया है वो सही है। तो क्यों किया है, कहाँ से, कौन से आर्टिकल में फिट बैठा रहे हो? आर्टिकल 14 के अंदर ही आएगा एक तरह से तो ये। आर्टिकल 14 जनरल है। आर्टिकल हम्म। 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो वी विल गो मोर टू द आर्टिकल आर्टिकल 16 में आएगा। 16, है ना। 16 में हम्म। वुमेन्स के लिए कोई बात नहीं कही हुई है। हम्म। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। मैम पर वही आ जाएगा ना कि उनको जरूरत है इस चीज की। उनको जरूरत है इस चीज की। क्या हम इसको 15 के 3 में ले सकते हैं? मैम एम्प्लॉयमेंट की बात है इसलिए 16 के अंदर आ रहा है ये एक तरह से। अब यहाँ पे बात समझो। इन्होंने चैलेंज किया कि भाई ये जो है 16 जो है विमेन्स के बारे में बात नहीं करती। अब हम चाहें तो इसको 16 क्लॉज 1 में क्लासिफिकेशन में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार को अगर हम नहीं भी लें और हम बात करें 15 क्लॉज 3 की, तो 15 क्लॉज 1 तो ये कहता है कि भाई जेंडर के नाम पर डिस्क्रिमिनेट मत करो। लेकिन 3 बात करता है विमेन और बच्चों के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। अब 15 क्लॉज 3 जनरल है, स्पेशल प्रोविजन इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है। बसेस में सीट रिजर्व रिजर्व बैठने के लिए सीट रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है। कहीं टिकट की लाइन में लड़कियों की लाइन के लिए अलग लाइन दे दिया है, या पहले लड़कियां लेंगी लड़के बाद में लेंगे, ऐसा कोई प्रोविजन बना दिया है। मेटर्निटी लीव का बेनिफिट जो है वो वुमेन्स को दिया गया। तो कोई भी बेनिफिट जो है अगर इन इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है। जब हम सारे स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं तो व्हाई नॉट एम्प्लॉयमेंट? जनरल है ना ये। General, when general is including each and everything, then of course it is including employment also, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं आर्टिकल 15 में आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 16 एंड 15, जिसमें आर्टिकल 15 जो है वो ब्रॉडर है देन आर्टिकल 16, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी स्पेशल प्रोविजन जनरल की बात हो रही है। वैसे भी आर्टिकल 15 जनरल की ही बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज 1 कहते हैं इन ग्राउंड्स पर नहीं करोगे, है ना। फिर 2 क्या था, 15 क्लॉज थी, वो पब्लिक एक्सेस वाली एरिया की बात थी। 3 में वो कह रहे थे कि स्पेशल प्रोविजन हम विमेन और बच्चों के लिए बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जनरल प्रोविजन है। जनरल स्पेशल प्रोविजन इन जनरल की बात कर रहा है। 16 मोर स्पेसिफिक हो जा रहा है और नैरो डाउन हो रहा है। 14 ऐसे चल रहा है, 14 ऐसे है, ऐसे चल रहा है। ये 14 हो गया, ये 15 हो गया और ये 16 हो गया, राइट। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, अगर 16 में वुमेन्स की बात नहीं हो रही है तो एटलीस्ट 15 क्लॉज 3 में तो डायरेक्टली बात हो रही है कि सरकार लड़कियों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। और स्पेशल प्रोविजन जनरल की बात हो रही है, दैट जनरल इंक्लूड्स द एम्प्लॉयमेंट आल्सो। So that is why we can say that this is constitutional and it is not a violation of article 14 or 15 or 16 anything, because we are talking about it substantive equality, ठीक है। समझ में आई बात? लेकिन जब हम आर्टिकल, एक तो पहली बात तो ये हो गई दैट 15 इज ब्रॉडर देन 16, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन जब हम आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और हम 16 का क्लॉज 2, ये दोनों सेम बातें कर रहे हैं, ग्राउंड्स दे रहे हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 जो है वो ब्रॉडर है देन आर्टिकल 15 क्लॉज 1। कैसे, हाउ? मैम आर्टिकल 15 के अंदर तो 5 ही ग्राउंड दे रखे हैं और 16 के अंदर 7 ग्राउंड दे रखे हैं। यस, दो एडिशनल कौन से हैं?
एक तो डिसेंट है और प्लेस ऑफ, नहीं प्लेस ऑफ बात है, रेजिडेंस है। यस, रेजिडेंस और डिसेंट, इन दो ग्राउंड, ये इसीलिए ये ब्रॉडर है। यहाँ 5 ग्राउंड है और यहाँ पे 7 ग्राउंड। तो in that way we can say that 16 clause 2 is more broader than article 15 clause 1। भाई रेजिडेंस पर हमने डिस्क्रिमिनेशन क्यों अलाउ नहीं किया? क्योंकि इंटेंशन ये थी कि हर सिटीजन को देश के हर कोने में एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होना चाहिए। अब अगर मान लो कि बंगाल में नोटिफिकेशन निकले कि खाली बंगाली ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान में जुडिशरी का नोटिफिकेशन निकलता है सिर्फ राजस्थान के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, गुजरात में सिर्फ गुजराती कर सकते हैं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। एम्प्लॉयमेंट शुड बी अवेलेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दैट इज वाई रेजिडेंस हैज टेकन एज द ग्राउंड ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन। अब आप ये देखो, अभी हमने क्या देखा? हमने देखा 16 क्लॉज 2 कहता है दैट रेजिडेंस नॉट अ ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस, राइट? अरे, नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वही आप 16 क्लॉज 3 देखो, अब वो कह रहा है प्रोविजन फॉर ऑन ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। देखो एक बार रीड करो। क्वेश्चन ये है, क्या ये दोनों कॉन्ट्रेरी है? कॉन्ट्रेरी है तो कैसे चलेगा? पीआईएल फाइल कर दे। मैम वही चीज हो गई जैसे अपने 15 के अंदर क्लॉज 1 और क्लॉज से कॉन्ट्रेरी थे, इसके अंदर वही चीज हो गई, ये आर्टिकल 16 का सेकंड और थर्ड कॉन्ट्रेरी हो रहे दे आर नॉट कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, दोनों ही अलग अलग बातें कर रहे हैं। 16 क्लॉज 2 बात कहता है रेजिडेंस के ग्राउंड पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे। लेकिन 16 क्लॉज 3 जो है एक स्पेशल कंडीशन की बात कर रहे हैं। वो ये एक पहली चीज तो ये कि 16 क्लॉज 3 इज टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? रेजिडेंस के ग्राउंड पर, ऑन ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। देखो, है ना? इट इज पार्लियामेंट एंड नॉट अ स्टेट। यहाँ पे स्टेट की बात नहीं होनी, ऑल्दो पार्लियामेंट इज ऑल्सो अ स्टेट, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली पार्लियामेंट के लिए कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे सिक्किम हो गया, आसाम हो गया, ठीक है, आपकी जो अपनी नॉर्थ ईस्ट कंट्री सिटीज है, सॉरी स्टेट्स हैं आपके, जैसे अरे यार कौन कौन से हैं यार, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारे बड़े ही, यहाँ पे बड़ी डिफरेंट कंडीशंस हैं। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ के लोगों के लिए एक स्पेशल बेनिफिट दिया है कि भाई ठीक है, इस एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ यहीं के लोग ही एम्प्लॉय होंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जरूरत है यहाँ के लोगों को अपलिफ्टमेंट की, पहली चीज। दूसरी चीज है कि हो सकता है बाहर के लोग यहाँ की चीजों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका लोकल ट्रेडिशन और कल्चर जो है बहुत ही डिफर करता है, एंड दैट नीड्स द पर्सन बिलोंग्स टू लोकल। तो वहां पे पार्लियामेंट ऐसे स्टेट्स के लिए क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन बना सकती। समझ में आया? आसाम में कुछ निकाला उन्होंने नोटिफिकेशन, कोई नौकरी निकाली है, वहीं के लोगों को, लोकलाइट्स को जो है बेनिफिट दिया है। तो ठीक है, इस ग्राउंड पर हम चाह, लेकिन पार्लियामेंट करेगी ये बात। इट इज ओनली वाया पार्लियामेंट।
ठीक है, इसके लिए क्लॉज 3 के लिए केस का नाम लिखो, ABS नरसिम्हा राव स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1970। ठीक है, यहां पर क्या हुआ ना, यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, मतलब एक लॉ इन द सेंस कि आंध्र प्रदेश के लिए वही एम्प्लॉयमेंट में कुछ बेनिफिट दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे ये आंध्र प्रदेश है, दिस इज आंध्र प्रदेश, इन्होंने इस एरिया के लिए तो बेनिफिट दिया, इस एरिया के लिए नहीं दिया, एंड दिस वाज चैलेंज्ड कि आपने आधे स्टेट के लिए दिया, आधे स्टेट के लिए नहीं दिया। And their Supreme Court held that 16 clause 3 is talking about a special provision for the entire state. You cannot divide a state. You cannot say that any particular area of a state will get is entitled to so and so benefit and not the rest of the state. And that is why that notification held to be invalid, unconstitutional. समझ में आ गई सारी बातें यहां तक? अब देखो, अब आते हैं हम 16 क्लॉज 4 पे। 16(4) क्लॉज देखो, रीड करो क्या कह रहा है। किसको बेनिफिट देने की बात हो रही है, किसके रिजर्वेशन की बात हो रही बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन को जिनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है अभी तक स्टेट के अंदर। है? बैकवर्ड क्लास। अब ये बैकवर्ड क्लास क्या है? अभी तो 15 में हमने SEBC पढ़ा था, यानी कि सोशल एजुकेशन भी बैकवर्ड क्लास, यहाँ आ गया बैकवर्ड क्लास। अब सवाल ये आता है कि ये दोनों सेम है और डिफरेंट है, क्या लगता है आपको, सेम है कि डिफरेंट है? मैम अलग हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो देना तो वही दे देते पूरा ही। है क्या, फिर से बोलना, से ऐसी डिफरेंट होगा? बीसी लिख देते हैं अगर डिफरेंट होगा आई थिंक। क्यों? अगर वो देना तो वही लिख देता है ना, सोशल एंड वही इकोनॉमिकली लिख देते, बैकवर्ड सेम ही लिख क्लासेस। देते। सेम ही लिख देते, ये बात भी है, सेम ही लिख देते, बट अदरवाइज ऑल्सो दे आर डिफरेंट। पहली चीज, जो क्लास और कास्ट की बात मैंने आपको समझाई थी, ठीक है, ये तो डिफरेंट ही है। जो हमने उस दिन समझाया, मैंने आपको समझाया था, क्लास कैन बी एनी क्लास, ठीक है, चाहे उसमें बच्चे हो, डिवोर्स वुमेन्स हो, या फिर आपकी विडोज हो, कोई भी हो सकता है, एनी, ठीक है, क्लास कैन बी एनी।
सिमिलरली यहां पर भी क्लास लिखा हुआ है, तो सेम रूल अप्लाई होगा। इट इज नॉट अबाउट कास्ट, कास्ट यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन नहीं है। कास्ट कैन बी वन फैक्टर बट कैन नॉट बी अ सोल फैक्टर until and unless any other factors are connecting to it। तो ये लॉजिक तो सेम ही रहेगा ना। बात आती है कि बैकवर्ड क्लास और एसईबीसी यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में क्या डिफरेंस है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ये दोनों सिर्फ यहीं तक स्पेसिफिक है। बैकवर्ड क्लास ये क्या हो गया, ब्रॉडर हो गया। यहां पर बात कर रहे हैं कि जब, और यहां पर मैंने आपको बताया था इट इज एंड, कि कोई भी क्लास जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है वहां पर स्पेशल प्रोविजन बन रहे हैं 15 में। सिंस यहाँ पे बैकवर्ड क्लास की बात हो रही है तो बैकवर्ड कैन बी मे बी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, द एनी ऑफ द क्लास इज बैकवर्ड। ठीक है, कोई बैकवर्ड जरूरी नहीं है सोशली और एजुकेशनली की एजुकेशन की वजह से ही बैकवर्ड हो। यहाँ पे बैकवर्डनेस किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। तो बैकवर्ड क्लास इज अ ब्रॉडर टर्म देन द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। देन इट इज टॉकिंग अबाउट क्लास एंड नॉट द कास्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पॉइंट समझ में आ गया। आप देखो यहाँ पे कुछ केसेस लेते हैं। जनरल मैनेजर, ये इंपॉर्टेंट केस है, आपसे रीडिंग डायरेक्टली पूछा जा सकता है। साउथर्न रेलवे वर्सेस रंगाचारी, यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना। 1962। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया इन प्रमोशन, रिजर्वेशन दिया गया इन प्रमोशन। अब ध्यान रखिए अभी 1962 की बात हो रही है, तो अभी 4A और 4B आया नहीं है।